हेलो एवरीवन, आई एम आकांक्षा सारस्वत और आपका आकांक्षा सोशियोलॉजी क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको यूजीसी नेट का जो सिलेबस है उसकी यूनिट 1 है, उसमें हमने ईमेल दुर्खिम को कंप्लीट किया। इसके बाद में हम टॉपिक 2 यानी कि मैक्स वेबर को आज से शुरू करते हैं। मैक्स वेबर का परिचय और उनका एक सिद्धांत है सामाजिक क्रिया, इसको हम भली भांति समझने का प्रयत्न करेंगे और इसी उद्देश्य से ये लेसन बनाया है कि आपकी पूरी तरह से सामाजिक क्रिया आसान भाषा में समझ में आएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं इसको समझने के लिए। तो सबसे पहले हम जिस विचारक को पढ़ते हैं उनसे रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चंस बन जाते हैं, या हम मेंस भी लिखते हैं तो भी कुछ चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि जिस विचारक को हम लिख रहे हैं या पढ़ रहे हैं उन विचारक के बारे में क्या क्या कॉन्सेप्ट दी जा चुकी हैं, क्या उनका अप्रोच है, क्या उनका जीवन काल रहा है। ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें होती हैं, हमें पता होनी चाहिए। तो अब इनका परिचय हम देखते हैं। तो इनका जीवन काल है 1864 से लेकर के 1920 तक। ठीक है, ये काल हमें ध्यान रखना है क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि दुर्खिम, मार्क्स वगैरह सारे विचारक लगा दिए जाते हैं, उनको हमें मैच करना होता है कि कौन सा ईयर किसके साथ मैच करना है। तो इनका ईयर याद रखना 1864 टू 1920। दूसरी बात है कि ये जर्मन समाजशास्त्री हैं। जर्मन समाजशास्त्री से मतलब है ये जर्मनी से बिलोंग करते हैं। जर्मन समाजशास्त्री हमने आगे पढ़ेंगे हम कार्ल मार्क्स के बारे में। कार्ल मार्क्स भी एक जर्मनी से ही रिलेटेड थे, बिलोंग करते थे, और वहीं से मैक्स वेबर बिलोंग करते हैं जर्मनी से। ठीक है, और इनको मार्क्स का भूत भी कहा जाता है। ठीक है, इसको छोटे छोटे एमसीक्यूज बनते रहते हैं इसलिए बता रहे हैं। ये देखिए, इनके बारे में एक बात है कि ये कानून की उपाधि प्राप्त थी इनको, यानी कि ये एक कानून से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, कानून की उपाधि प्राप्त थी। 1886 में ये बैरिस्टर भी रहे थे, अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रहे, यानी ये एक समाजशास्त्री नहीं थे शुरू से, ये इकोनॉमिक्स में भी इनके प्रोफेसर रहे हैं ये। ठीक है, ये तो उनकी बेसिक चीज़ें हो गई। और अब ये जानते हैं कि इन्होंने समाजशास्त्र को कैसे डिफ़ाइन किया है, क्या बताया है कि समाजशास्त्र है क्या। तो इन्होंने, जैसे हम जानते हैं समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, कुछ विचारक सामाजिक संबंधों का विज्ञान मानते हैं, कुछ सामाजिक क्रियाओं का, और अलग अलग विचारक अलग अलग विषय वस्तु रखते हैं। वैसे ही वेबर हैं, इन्होंने माना है समाजशास्त्र को सामाजिक क्रिया का अध्ययन करने वाला एक व्याख्यात्मक विज्ञान। अतः इनकी जो विषय वस्तु है वह सामाजिक क्रिया है। सामाजिक क्रियाओं को ही इन्होंने विषय वस्तु माना है समाजशास्त्र की। ठीक है, और एक व्याख्यात्मक विज्ञान मानते हैं समाजशास्त्र को, इसकी व्याख्या करने वाला विज्ञान। इसके अलावा दूसरी बात है कि ये वस्त्रहीन पद्धति का इन्होंने प्रयोग किया। वस्त्रहीन एक ऐसी पद्धति है जो मानव व्यवहार को समझने में मदद करती है। तो कई बार क्वेश्चन आता है वस्त्रहीन किसके द्वारा प्रतिपादित पद्धति है, तो ये वस्त्रहीन पद्धति मैक्स वेबर ने प्रयोग की थी। इसके अलावा ये विशिष्टात्मक संप्रदाय से संबंध रखते हैं। विशिष्टात्मक संप्रदाय क्या है, जैसे कि हमने दुर्खिम को पढ़ा, वे समग्रात्मक संप्रदाय से बिलोंग करते थे, संबंध रखते थे, वैसे ही विशिष्टात्मक संप्रदाय से मैक्स वेबर संबंध रखते हैं। विशिष्टात्मक संप्रदाय का तात्पर्य एक ऐसे संप्रदाय से है जिसमें समाजशास्त्र की विषय वस्तु कोई खास चीज़ मानी जाती है, जैसे कि सामाजिक क्रिया को मानते हैं। समग्रात्मक परिप्रेक्ष्य में समग्र चीज़ों को विषय वस्तु मानते हैं, जो भी समाज में निहित होती हैं, प्रतिनिधान है, वो सारी चीज़ हमने पढ़ चुके हैं, तो वो समग्रात्मक परिप्रेक्ष्य की हैं। ये विशिष्टात्मक परिप्रेक्ष्य को मानते हैं। तो एक एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इनके बारे में जानना। ठीक है, तो इसके साथ ही मैक्स वेबर को समझने के बाद हम आगे बढ़ते हैं, इनकी प्रमुख पुस्तकों को समझते हैं। इनकी पुस्तकें ये कुछ खास हैं, ये कई बार क्वेश्चंस में आते हैं, इनको देख लीजिएगा। प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, इसमें उन्होंने पूंजीवाद का जो सिद्धांत हम आगे पढ़ने जा रहे हैं वो दिया है। प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, धर्म का समाजशास्त्र। थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे इन सोशियोलॉजी। मैथडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेस। ठीक है, ये सारी पुस्तकें हैं, इन्हें ध्यान से समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। एक चार्ट जैसे कि मैंने बताया, चार्ट बना लीजिएगा। इसके बाद में हम जानते हैं कि क्या होती है सामाजिक क्रिया। सामाजिक क्रिया को जानने से पहले एक छोटा सा माइंड में एक इमेज क्रिएट करनी होगी कि हमारा जो समाज है वो, उसमें जो व्यक्ति है वो कैसी क्रियाएं करता है। कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो व्यक्तिगत होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं सामाजिक होती हैं। व्यक्तिगत क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिससे किसी दूसरे व्यक्ति का कोई संबंध नहीं होता, जैसे सोना, जागना, हाथ धोना आपका,
या खाना भोजन करना जिससे आपको किसी के साथ में कोई बात ना करनी पड़े, आप अपनी आंखें खुजा रहे हो या अपनी कान खुजली कर रहे हो, उससे कोई दूसरे को इफेक्ट कुछ नहीं पड़ने वाला, वो क्या है, आपकी व्यक्तिगत क्रियाएं हैं। जबकि सामाजिक क्रियाएं क्या होंगी, सामाजिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिसमें दूसरे व्यक्ति इन्वॉल्व होते हैं, दूसरों से कुछ प्रभाव पड़ता है, जैसे आप दूसरों से बातें कर रहे हैं, कोई संवाद कर रहे हैं या भजन कीर्तन कर रहे हैं जिसमें दूसरे लोग इन्वॉल्व हैं, तो वे सारी क्रियाएं जो होती हैं वो सामाजिक क्रियाएं होती हैं। सामाजिक क्रिया की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि अलग अलग विचारक जैसे कि पैरेटो हैं, पार्सन्स हैं, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, उन्होंने भी सामाजिक क्रिया को समझाने का प्रयत्न किया है और इन सभी के विचार थोड़े बहुत अलग अलग हैं, एक जैसे विचार नहीं है किसी के भी। तो हम आज समझेंगे कि मैक्स वेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से सामाजिक क्रिया क्या होती है। सामाजिक क्रिया को जानने का हम प्रयत्न करेंगे आज की इस मैक्स वेबर क्या कहते हैं सामाजिक क्रिया के बारे में। तो सामाजिक क्रिया के बारे में कहते हैं मैक्स वेबर कि किसी भी क्रिया को सामाजिक क्रिया तभी कहा जा सकता है जबकि उसको करने वाले व्यक्ति के द्वारा लगाए गए, देखिए एक मिनट, किसी भी क्रिया को सामाजिक क्रिया तभी कहा जा सकता है जब उस क्रिया को करने वाले व्यक्ति के द्वारा लगाए गए अर्थ में उन व्यक्तियों के दृष्टिकोण का समावेश हो और इसी से उसकी दिशा भी निर्धारित हो। इसमें दो बातें निकल कर आती हैं। एक तो ये है कि जो व्यक्ति क्रिया कर रहा है यानी कि जो करता है उसके द्वारा लगाया गया अर्थ यानी कि कर्ता ने जो क्या अर्थ लगाया किसी भी क्रिया को करते समय, और वह अर्थ अन्य व्यक्तियों जो उसके सामने खड़े हैं, कर्ता के सामने व्यक्ति खड़े हैं, उन व्यक्तियों का दृष्टिकोण उसमें समाहित हो और उसी से उसकी दिशा भी निर्धारित हो रही हो, तो इसे हम सामाजिक क्रिया कहेंगे। अगर व्यक्ति अकेला खड़ा है और बोलता है कि सामने एक पेड़ है, ठीक है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, सामने एक पेड़ है, तो वो कह के वापस आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर उसने कहा कि एक पेड़ है और सामने दूसरा व्यक्ति है, उसने बोला कि नहीं ये पेड़ नहीं, ये पेड़ नहीं है, मुझे तो कोई घर दिखाई दे रहा है, तो फिर वो जो करता है वो बोलेगा हाँ शायद आप सही कह रहे हैं, ये घर हो सकता है, या आप सही नहीं कह रहे हैं, ये घर नहीं हो सकता। यानी आपस में संवाद हो गया, एक दूसरे का दृष्टिकोण इसमें समाहित हो गया दूसरे व्यक्ति का। तो इससे हम समझ में आती है कि जब दूसरे व्यक्ति का इसमें दृष्टिकोण समावेश हो जाता है इस क्रिया में, तो उसे सामाजिक क्रिया कहते हैं। लगाया गया अर्थ और दूसरे का दृष्टिकोण का उस अर्थ में समावेश। तो इस तरह से हमारी समझ में आ जाता है कि सामाजिक क्रिया क्या होती है। अब देखते हैं कि किसी भी क्रिया को हम सामाजिक क्रिया कैसे कहें, क्या कसौटियां हैं। कसौटी से मतलब है कि उसमें क्या चीज़ें होनी चाहिए जिसे हम सामाजिक क्रिया कह सकते हैं। हर क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं हो सकती, ठीक है, हर प्रकार का संवाद सामाजिक संवाद नहीं हो सकता। आप देखिए कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं। मैक्स वेबर ने 4 प्रकार की कसौटियों की बात कही है। वे हैं किसी व्यक्ति के भूत भविष्य या वर्तमान व्यवहार से प्रभावित, कोई भी क्रिया ऐसी जो किसी व्यक्ति के भूत यानी कि पास्ट में कोई काम हो चुका हो उससे प्रभावित हो, जैसे कि पुरानी दुश्मनी, उसके कारण आपके सामने वो दुश्मन खड़ा है और आपसे उसको मारने लगे अचानक से, या वो आपको मारने लगा, तो यानी कि वो भूत से प्रभावित है, या कोई बात होने लगी तो भूत से प्रभावित क्रिया हो गई। इसके साथ ही आप भविष्य को ध्यान में रखकर अपनी तैयारी कर रहे हैं, अपने टीचर्स के साथ इन्वॉल्व हैं, बात कर रहे हैं, तो भविष्य को ध्यान में रख के अगर आप कोई क्रिया करें तो वो क्रिया भी सामाजिक क्रिया कहलाएगी, और वर्तमान क्रिया भी सामाजिक क्रिया कहलाएगी, लेकिन बशर्ते उस क्रिया में दूसरों का दृष्टिकोण का समावेश होना चाहिए, ठीक है। तो पहले हमारी ये समझ में आ जाता है कि ये इसकी कसौटी है। दूसरी कसौटी ये है कि क्रिया अकेले न होकर सामाजिक परिवेश में घटित हो, अर्थात इसका तात्पर्य क्या है कि ये इसका जो जहाँ पर ये घटित हो रही है क्रिया वहाँ सामाजिक परिवेश हो, ऐसा ना हो कि आप एकांत में हो। फॉर एग्जाम्पल, पुजारी द्वारा पूजा कराना, न कि अकेले में पूजा करना। अगर आप अकेले में बैठ के पूजा कर रहे हैं घर के किसी कमरे में अंदर, तो उसे हम सामाजिक क्रिया नहीं कह सकते, वो एक आपकी व्यक्तिगत क्रिया है जो आप अपना ध्यान लगा रहे हैं ईश्वर के लिए। वैसे ही अगर आप उस क्रिया को मंदिर में बैठ के कर रहे हैं और आपको देख करके कुछ लोग भी, चाहे आप उनसे बातें नहीं कर रहे हैं, फिर भी वो लोग आपको देख करके आपकी क्रिया से आप प्रेरित हो रहे हैं और क्रिया कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, वो सामाजिक क्रिया कहलाएगी, क्योंकि वह आप सामाजिक परिवेश में कर रहे हैं। अर्थात सामाजिक परिवेश में की जाने वाली क्रिया भी सामाजिक क्रिया कहलाती है, न कि अकेले में की जाने वाली क्रिया। तीसरी बात आती है कि प्रत्येक प्रकार का संपर्क, ये ध्यान रखिए, संपर्क, प्रत्येक प्रकार का संपर्क सामाजिक क्रिया नहीं कहा जा सकता जब तक कि उसमें दोनों व्यक्ति इन्वॉल्व ना हो। एग्जाम्पल के लिए, एक सीट पर बैठे 2 व्यक्ति हैं,
एक सीट पे एक ट्रेन में दो लोग बैठे हुए हैं और एक साथ सफ़र कर रहे हैं, किसी से कोई बातें नहीं कर रहा है, कोई चेतन रूप से एक दूसरे के से कोई कनेक्शन है ही नहीं, तो उसे हम कहेंगे व्यक्तिगत क्रिया। ये कोई सामाजिक क्रिया नहीं हुई। अगर वे एक दूसरे से बातें करने लगते हैं तो ये क्या हुआ, इस प्रकार का संपर्क सामाजिक क्रिया कहलाएगा। ऐसे ही दो रिक्शे वाले एक दूसरे से टच करके टकरा करके निकल जाते हैं, कोई किसी से कुछ कहता ही नहीं है, तो वो सामाजिक क्रिया नहीं होगी। लेकिन अगर दोनों के टकराने पर एक दूसरे के साथ हाथापाई होती है, लड़ाई होती है, बातें करते हैं एक दूसरे के साथ, तो वह क्रिया सामाजिक क्रिया कहलाती है। वैसे ही प्रत्येक समानता सामाजिक क्रिया नहीं कहलाई जा सकती। एग्जाम्पल के लिए, अगर बारिश आती है और एक साथ सभी लोग छाता निकालने लगते हैं, सब एक जैसा व्यवहार करने लगते हैं, प्रत्येक समानता, तो उसको हम सामाजिक क्रिया नहीं कहेंगे। सामाजिक क्रिया केवल उसी को कहेंगे यदि एक व्यक्ति ने छाता निकाला और उसको देख करके दूसरे व्यक्ति, फिर तीसरा व्यक्ति करने लगा वही क्रिया, सेम क्रियाएं करने लगा, तो उसे हम सामाजिक क्रिया कहेंगे। तो इस तरह से हमें समझ में आ जाता है कि ये भूत, भविष्य और वर्तमान के व्यवहार से प्रेरित हो, सामाजिक परिवेश में हो, संपर्क ऐसा हो जिसमें क्रिया हो रही हो आपस में और समान क्रिया हो, लेकिन उसको एक दूसरे से प्रेरित होनी चाहिए, एक दूसरे के दृष्टिकोण का उसमें समावेश होना चाहिए। इस तरह से हमें ये चारों कसौटियाँ समझ में आ जाती हैं। इसके बाद जानते हैं कि मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के कौन कौन से प्रकार बताए हैं, कौन कौन से टाइप्स बताए हैं कि कितनी प्रकार की ये सामाजिक क्रियाएं होती हैं। यहाँ भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं कि कौन कौन सी क्रिया मैक्स वेबर ने बताई हैं। तो सबसे पहले हमारी जो क्रिया है वो है तार्किक क्रिया। तार्किक क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें कर्ता अपने लक्ष्य का निर्धारण एवं साधनों का चुनाव अपनी क्षमता और कौशलों के आधार पर करता है। इसका तात्पर्य है कि व्यक्ति में जो क्षमताएं हैं, जो कौशल है, उसी के आधार पर वो अपने लक्ष्य का चयन करेगा। जैसे कि परीक्षा पास करने के लिए उसे पढ़ना है, उसको पता है कि व्यक्ति को पता है कि परीक्षा पास करनी है तो उसको पढ़ना ही होगा, इसके अलावा तो कोई और ऑप्शन है नहीं। यानी सही तरीका अपनाते हुए, अपने कौशल का प्रयोग करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहता है। तार्किक दृष्टि से सही भी है कि लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मेहनत तो करनी ही होगी, अतः तर्क का सहारा लेकर के यहाँ पर जो क्रिया की जाती है वो सामाजिक क्रिया कहलाती है, तार्किक सामाजिक क्रिया कहलाती है। धन कमाने के लिए क्या करना होगा, व्यवसाय करना होगा, या कई प्रकार के जो भी जरूरी चीज़ें होती हैं धन कमाने के लिए, आपको चाहे व्यवसाय करना है, चाहे सर्विस करनी है, जो भी करनी है वो तार्किक दृष्टि से सही है, तो वही तार्किक सामाजिक क्रिया कहलाती है। जैसे आप ब्यूरो IAS बनना चाहते हो, ब्यूरोक्रेट बनना चाहते हो, तो आपको पढ़ाई करनी होगी, मेहनत करनी होगी, तो आपकी वह क्रिया तार्किक सामाजिक क्रिया कहलाती है। इसके साथ ही दूसरी जो क्रिया है वह है परंपरागत सामाजिक क्रिया। परंपरागत क्या होती हैं, परंपराओं से प्रेरित होती हैं, परंपराओं को पूरा करने के लिए की गई क्रियाएं होती हैं। जो एक परंपराएं होती हैं जो एक सदी से दूसरी सदी में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलती जाती हैं और वो फॉलो होती जाती हैं। जैसे हवन है, देखिए वैदिक काल का हवन है, ये आज भी किया जाता है। ये हवन हम क्यों करते हैं, हमारी परंपराएं हैं। कर्मकांड है, श्राद्ध है, ये सारी चीज़ें हम क्यों करते हैं, हमारी परंपराएं कहती हैं। तो जो क्रियाएं हमारी परंपराओं से प्रेरित होती हैं वे क्रियाएं परंपरागत क्रियाएं कहलाती हैं। इसके साथ ही फिर आता है मूल्यात्मक क्रियाएं। जो क्रियाएं मूल्यों से प्रभावित है वे मूल्यात्मक क्रिया कहलाती हैं। मूल्य क्या है, हमारी ईमानदारी, हमें दूसरों का सम्मान करना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, जैसी चीज़ें हैं जो हमारे मूल्य हैं, जो हमारे अंतर मन में निहित हैं, तो ऐसी क्रियाएं जो होती हैं वे मूल्यात्मक क्रियाएं कहलाती हैं। वे क्रियाएं जो समाज के प्रचलित मूल्यों पर आधारित होती हैं। जैसे ये देखिए, एक जहाज के कैप्टन द्वारा जहाज के डूबने पर अपनी आत्महत्या कर लेना। जहाज डूब गया, कैप्टन ने अपनी जान बचाने की जगह स्वयं भी उसी जहाज खुद को बचाने का प्रयत्न नहीं किया, खुद भी डूब गया, क्योंकि उसको ये था कि अगर मैं बाहर निकल कर जाऊँगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे, मुझे सम्मान की दृष्टि से नहीं देखेंगे कि मैं अपने जो भी मेरे साथी थे मैं उनको बचा नहीं पाया। तो इस तरह से जो मूल्य उस पर दबाव डाल रहे हैं कि मूल्यों के आधार पर जो वो क्रिया कर रहा है, जो उसने सुसाइड किया, वो मूल्यात्मक सामाजिक क्रिया कहलाती है। इस तरह से हमारे समझ में आ जाता है कि तार्किक क्रिया तर्क पर आधारित, परंपराओं पर आधारित परंपरागत क्रिया, मूल्यों पर आधारित मूल्यात्मक क्रिया होती हैं। फिर चौथा जो प्रकार है वह है भावनात्मक क्रिया। भावनाओं से प्रेरित होती हैं। भावनाएं क्या होती हैं, फीलिंग्स, जो हमारे मन में निहित होती हैं। जैसे कि कभी हमें क्रोध आता है, कभी हम किसी से घृणा करने लगते हैं, कभी किसी के प्रति सहानुभूति रखते हैं। तो ऐसे जो फीलिंग्स हैं, ऐसी भावनाएं हैं, इनसे जो प्रेरित होकर व्यक्ति क्रियाएं करता है वे भावनात्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कि माता के द्वारा क्रोधित होकर बेटे की पिटाई करना। जैसे कि कभी कभी माता देखती है कि बेटे ने कुछ गलती करी है या कोई पढ़ाई नहीं कर रहा है, कुछ काम अच्छा काम नहीं कर रहा है, गलत काम कर रहा है,
तो उसको पिटाई भी लगाती है माता और प्रेम पूर्वक उसको दुलार भी करती है, प्रेम भी करती है उसके साथ। तो ये सब क्रियाएं किससे प्रेरित हैं? ये सब क्रियाएं भावनाओं से प्रेरित हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मैक्स वेबर ने ये 4 प्रकार बताए हैं क्रिया के, 4 कसौटी बताई हैं और सामाजिक क्रिया में उस क्रिया को सामाजिक क्रिया माना है जिसमें दूसरों के दृष्टिकोण का समावेश हो रहा हो। इस तरह से हम देखते हैं कि सामाजिक क्रिया जो मैक्स वेबर ने दी है वे बिल्कुल ही स्पष्ट हो जाती है हमारे, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम्स में। इस प्रकार वेबर सामाजिक क्रियाओं को समाजशास्त्र के अध्ययन में महत्वपूर्ण मानते हैं। सामाजिक क्रियाओं को ही उन्होंने मैक्स वेबर ने अपनी विषय वस्तु माना है, इसीलिए उनको विशिष्टात्मक संप्रदाय से संबंधित माना जाता है। इस तरह से हमारी समझ में आ जाती है। आई होप आपकी समझ में आया होगा, और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। साथ में लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।